हेलो एवरीवन, वेलकम टू पिनाकल वीडियो कोर्स। पिनाकल वीडियो कोर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मुझे उम्मीद है कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। एग्ज़ाम्स सारे बहुत जल्दी आपके पास आने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि उस एग्ज़ाम्स की तैयारी जो है आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज फिर से कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप जिस एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में आपको क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं मेरे तरफ से, उन सभी का जो सटीक जानकारी है वो होगा और वैसे ही चीज़ों को आप फॉलो कर रहे होंगे। सो इट इज़ वेरी नेसेसरी एब्सोल्यूट नेसेसरी कि यू फॉलो द पाथ विच हैव बीन टॉट बाय मी। जो भी मैंने आपको बताया है कि जिस तरीके से आपको एग्ज़ाम की तैयारी करनी है, किस ढंग से आपको कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, वैसे प्रश्न जो आपको समझ में नहीं आए उसको कैसे कवर करना है, इन सारे तमाम पहलुओं पे आपको हमेशा ध्यान देना है। और लगातार आगे के भी वीडियो क्लासेस में, लेक्चर्स में मैं आपको गाइड करता रहूँगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आप इस ढंग से पढ़ाई करते रहेंगे तो आपको ज़रूर जो है सफलता मिलेगी। आज के इस सेशन में फिर से कुछ बेहतरीन प्रश्नों को डिस्कस करने वाले हैं और आज का जो क्वेश्चन है आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं 6500 TCS MCQ और इसी बुक का बेसिकली वी आर डूइंग वीडियो कोर्स। और आप लोगों में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं इसके लेक्चर्स ऑलरेडी कवर किए होंगे। कितने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। तमाम क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में बार बार आपके पूछे जाते हैं उन सारे प्रश्नों को मैंने कोशिश किया है कि मैं डिस्कस करूँ और इन सारे प्रश्नों को डिस्कस करके एक जगह पे एक कंक्लूजन पे पहुंचा जाए जहां पे हमें ये पता चल जाए कि किस सेक्शन में किस तरह के प्रश्न आते हैं। उसके अलावा वैसे प्रश्न जो हमें समझ नहीं आए कि इसको कैसे कवर करना है, उसको कैसे आप कवर करेंगे। इन सब तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के लिए हमेशा ये लेक्चर्स में लेता रहता हूँ और इसके बहुत जो फ़ायदे हैं आप तक पहुँच रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसके इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे होंगे। लेट्स टॉक अबाउट द बुक ऑन द स्क्रीन इन ब्रीफ। उसके बाद हम लोग लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा बुक के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों में से जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहा है, आपको मैं बता दूं कि ये बेसिकली एक वीडियो लेक्चर्स है जो कि सपोर्टिंग है किसके, इस बुक के। इन द सपोर्ट ऑफ दिस बुक, अगर आप इस बुक को पढ़ रहे हैं साथ साथ कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप इस वीडियो लेक्चर्स को देख सकते हैं। इट विल डेफिनेटली असिस्ट यू इन योर प्रिपरेशन। एंड सेम थिंग हैपन्स विद अ बुक। अगर आप बुक पढ़ रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रही तो वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट वीडियो लेक्चर्स देख रहे हैं और आपको और कुछ जानकारी जो डीप की नॉलेज है वो चाहिए तो आप उसको रेफर कर सकते हैं बुक में, क्योंकि इस बुक के बारे में जो खासियत है, जो इसकी इंपॉर्टेंस है, जो इसकी अहमियत है, वो हमेशा मैं आपको बताते रहता हूँ। लेट्स टॉक ब्रीफ। सो दिस इज़ द 6500 TCS MCQ बुक। 6500 TCS के MCQ आपको यहाँ मिलेंगे। 5th एडिशन की बुक है। आप जानते हैं दिस इज द मोस्ट लव्ड बुक अमॉन्ग द SSC एस्पिरेंट्स। SSC एस्पिरेंट्स के लिए सबसे प्यार की जाने वाली, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा प्यार किसी बुक ने पाया है, GS के सेक्शन में कहूँगा तो वो बुक जो है आपके सामने है। सो इस बुक की इंपॉर्टेंस है, इस बुक में वो मटेरियल है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दैट रीज़न आपके तरफ से इतना जो इम्पोर्टेंस है इस बुक को मिलता है। सो क्या है इसके बुक के अंदर जो आपको आपके एग्ज़ाम क्लियर करने में काफ़ी मदद करता है, थोड़ा सा ब्रीफली बात करते हैं। सबसे पहली बात, प्लस पॉइंट 6500 TCS MCQ आपको यहाँ मिलते हैं। सो आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी एक जगह आपको मिल जाएगी। अलॉन्ग विद दिस 6500 MCQs, what is most important and what is really relevant here is the detailed explanation you get with this book. Detailed explanation, okay? Detailed explanation. So सितंबर 2023 तक के सारे प्रश्न आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इस बुक में आपको मिलेंगे। वन मोर इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट दिस बुक, जनरली बुक्स जो है वो कंटेंट जो क्रिएटर्स हैं वो डेवलप करते हैं, लेकिन पिनाकल की जो बुक है वो टीचर्स डेवलप करते हैं। ठीक है, पिनाकल की जो बुक है वो टीचर्स डेवलप करते हैं। सो इसका फ़ायदा आपको क्या मिलता है, टीचर्स हैव, जितने भी टीचर्स हैं दे हैव अ गुड एक्सपीरियंस और द काइंड ऑफ क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड, और जो आगे भविष्य में पूछे जा सकते हैं उन प्रश्नों के बारे में जो अनुमान लगाने का जो अनुभव है वो शिक्षकों के पास होता है और उनके तजुर्बा का इस्तेमाल करके इस बुक को डिज़ाइन किया गया है। दैट्स वाई इट इज़ अ वेरी रिलेवेंट बुक, बहुत महत्वपूर्ण है और आपके एग्ज़ाम में बहुत सहायता इससे आपको मिलने वाली है। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको इसमें जो टीचर्स द्वारा इस चीज़ में लाई गई है वो ये है कि हर एक जो क्वेश्चन है, जैसे मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन है, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ठीक है, इस क्वेश्चन के बाद आपको एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलती है 3-4 लाइन की। ठीक है, ये डिटेल एक्सप्लेनेशन को
टीचरों द्वारा, जो टीचर्स हैं उनके द्वारा इसको क्या किया गया है, इसको रेलेवेंट बनाया गया है। पर्सनली आई हैव वर्कड इन दिस बुक और आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू मेक दिस बुक रेलेवेंट फॉर यू। आपके लिए बहुत रेलेवेंट और बहुत इस तरह की इंपॉर्टेंट इसको बनाने की कोशिश की है। मैं कोशिश ये किया हूँ कि क्वेश्चन के माध्यम से आपको एक टेक्स्ट बुक की फीलिंग जो है इस किताब से मिल जाए। तो ये किताब उस मामले में बहुत हेल्पफुल आपके लिए साबित होगी अगर आप इसका लगातार अध्ययन करेंगे, बैक टू बैक अध्ययन करेंगे, पूरे बुक को कवर करेंगे। सो आने वाले कोई भी वन डे एग्जाम है उसमें जो जीएस के प्रश्न होंगे वो मुझे नहीं लगता है कि आपसे छूटेंगे। बाकायदे आपने ध्यान से इसको पढ़ा हो, आपने अच्छे से इसको याद किया हो, सारे फैक्ट्स फिगर को मल्टीपल टाइम रिविजन किया हो, क्योंकि ऑब्वियसली बात है मेहनत का कोई तोड़ नहीं है। कितना भी अच्छा मैं पढ़ा दूं, कितनी भी अच्छी बुक आ जाए, अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं आएगी। इसलिए मेहनत करते रहिए। आइए आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और आज के प्रश्न में एंशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस रह गए हैं उसको डिस्कस करेंगे और मिडिवल हिस्ट्री के बाद तरफ हम लोग चलेंगे एंशिएंट हिस्ट्री के बाद। ठीक है, सो लेट्स वाइंड अप एंशिएंट हिस्ट्री टुडे। देखते हैं किस तरह के प्रश्न जो है आज आपसे पूछे गए। ओके सो पहला क्वेश्चन आज का आपके सामने है, द दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल। ठीक है, सो मैंने कहा है हमेशा कि हर एक क्वेश्चन में जो मेन पॉइंट है, ठीक है, जो एग्जैक्ट कैची वर्ड्स है उसको अंडरलाइन करेंगे। सो क्या है, दुर्गा टेम्पल एट ऐहोल बिल्ड अबाउट हाउ मेनी ईयर्स एगो। सिंपल क्वेश्चन है, कितने साल पहले दुर्गा टेम्पल का निर्माण हुआ था, जो कहाँ स्थित है, ऐहोल में स्थित है। ठीक है, कितने वर्ष पूर्व जो है इसको बनाया गया था, 1700, 2000, 1100, 1400। 1700, 2000, 1100, 1400। बहुत खूबसूरत प्रश्न आपसे पूछा गया। सो दुर्गा टेम्पल ऐहोल में है, कब बनाया गया। ऐहोल आप जानते हैं कहाँ पे है, इट इज इन कर्नाटका। ठीक है, इट इज इन कर्नाटका and this temple is dedicated to Surya god। ठीक है, डेडिकेटेड टू सूर्य गॉड। हर एक जो टेम्पल आप देखेंगे इंडिया में, खास करके जो प्राचीन काल में, मध्यकालीन काल में जो भी ऐसे टेम्पल्स का निर्माण हुआ, एंशिएंट काल के, खासकर प्राचीन काल के मंदिरों को आप देखेंगे तो वो किसी न किसी भगवान को डेडिकेटेड हुआ करता था, किसी न किसी गॉड को डेडिकेटेड हुआ करता था। ठीक है, सो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट अलोंग विद द ईयर्स एंड कब वो फॉर्म हुआ, किस काल में हुआ, हमें ये भी याद करने की जरूरत है कि बेसिकली किस गॉड को समर्पित किया गया है उस टेम्पल को। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या है, राइट आंसर है बेटा इसका 1400 ईयर्स एगो। ठीक है, 1400 साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। ठीक है, 1400 साल पहले जो है इसका निर्माण हुआ था। क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स वाज द कैपिटल ऑफ चालुक्यास। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र चालुक्यों की राजधानी थी। आपको याद होगा मैंने अपने वीडियोस में हमेशा आपको लेक्चर्स में बताया है कि जब भी आप किसी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दोगे, ध्यान से सुनना इस बात को, जब भी आप किसी एग्ज़ाम में एग्ज़ाम दोगे तो आपको जो क्वेश्चंस हैं बहुत कंसंट्रेशन के साथ पढ़ना है, क्योंकि हो सकता है कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर छिपा हो, वो जो क्वेश्चन का फ्रेम होगा उसी में अगले क्वेश्चन का आंसर छिपा हो। ठीक है, जैसे कि उदाहरण के तौर पे आपको बोला जाए कि कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र के बुक में किंग के जो राजा हैं उसको, अपने साम्राज्य को किस तरह से चलाना है इसके बारे में जिक्र किया है। कौटिल्य ने किताब कब लिखी थी, ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र जो बुक है वो किसकी है। ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर आपको पहले वाले क्वेश्चन में मिल जाएगा। इस तरह के तमाम प्रश्न जो है आपको अगर ध्यान से पढ़ना आप स्टार्ट करेंगे प्रश्न को तो आपको ये मिलते चले जाएंगे। इसलिए वेन एवर यू राइट एन एग्जाम, please have a good level of concentration so that you get additional benefit which other students misses out। ठीक है, जो दूसरे बच्चे मिस कर देते हैं उसको आपका वो जो एडिशनल बेनिफिट है वो आपको मिले। ठीक है, तो ये ध्यान आपको रखना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चालुक्य की कैपिटल कहाँ थी, आपको पता है कर्नाटका में कहाँ थी, ऐहोल में। ठीक है, ये क्या है, ये है ऐहोल में। क्लियर है। सो मैंने आपको क्या बताया था कि जितने भी कोई भी साम्राज्य हो, ठीक है,
किसी का भी पीरियड हो, उसके 2-3 चीज को हमें बिल्कुल नहीं भूलना है। पहला, फाउंडर ऑफ दैट, कोई भी वंश हो, फाउंडर, ठीक है। उसके बाद लास्ट रूलर आपको नहीं भूलना है, ठीक है, लास्ट रूलर। अगर आपने एग्जाम दिया होगा तो आप मेरे साथ इत्तेफाक रखेंगे, आपको पता चलेगा कि जो मैं यहाँ करा रहा हूँ आपको ये बिल्कुल सही करा रहा हूँ। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि फाउंडर कौन थे चालुक्य के, लास्ट रूलर कौन थे। और एक प्रश्न जो मुझे लगता है और मैं चाहूँगा कि मेरे हर एक विद्यार्थियों को याद हो, हर एक स्टूडेंट को याद हो, वो क्या है, वो है आपका कैपिटल। कैपिटल। सो ये तीनों चीज़ों पे आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये तीनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। आपके एग्ज़ाम में इसका आपको बहुत हेल्प जो मिलेगा अगर ये 3 चीज़ याद रखेंगे, हर एक वंश का, हर एक डायनेस्टी का, तो इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, सो अकॉर्डिंग टू बृहद संहिता, according to Brihat Samhita, what do you call the process of making scents, mouth perfumes and bath powder? Okay, so बृहद संहिता के बारे में आप जानते हैं। so बृहद संहिता के अनुसार सेंट, माउथ परफ्यूम और बाथ पाउडर बनाने की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहते हैं, ठीक है। सो प्रोसेस को क्या कहते हैं ये कहा जा रहा है, ठीक है, प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग दिस आइटम्स। ओके, जातुका, गंधयुक्किल, कामलिका और पटंगा, ठीक है, जाटुका, गंधयुक्किल, काम्प्लिसिका और पटांगा, 4 ऑप्शन बेहतर है आपके पास। सो बृहद संहिता के अनुसार आपको पूछा जा रहा है, बृहद संहिता के बारे में आप जानते हैं, इस पे प्रश्न भी हमने किया है। सो इसमें लिखा हुआ है ये चीज़ें कि जो ये सेंट या बाथ पाउडर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसको क्या कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा गया, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, थोड़ा डीप प्रश्न है, लेकिन आपको इसके बारे में भी बिल्कुल पता होना चाहिए। गेस कीजिए, बताइए क्या होगा। क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा गंधयुक्किल, गंधयुक्किल, ठीक है। सो बृहद संहिता किसने लिखा था? वाराहमिहिर। वाराहमिहिर ने लिखी है बृहद संहिता। ओके ओके, ये वाराहमिहिर है, इट्स नॉट मीर, इट्स वाराहमिहिर। ओके, सो ये भी याद रखें आप लोग, क्योंकि कई बार पूछ लिया जाता है। बृहद संहिता हमने पहले भी डिस्कस किया है, लेकिन एक रिवीजन के तौर पे इसको भी याद रखेंगे, ठीक है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। So, who among the following is supposed to compile both the Puranas and the Mahabharata? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारतों दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं? महाभारत और पुराण दोनों का संकलन करने वाले माने जाते हैं। Who among the following is supposed to be or supposed to compile both the Puranas and Mahabharata? So, इनमें से किससे या किसको इस कैटेगरी में डाला जाता है जिससे हम ये समझते हैं कि इन्होंने कंपाइल किया है पुराणास को भी और महाभारता को भी, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन पुराणों और महाभारता दोनों का संकलन जो है करने वाले माने जाते हैं? सेज वशिष्ठ, सेज भारद्वाज, सेज व्यास और सेज वाल्मीकि, ठीक है। ऋषि वशिष्ठ, ऋषि भारद्वाज, ऋषि व्यास और ऋषि वाल्मीकि। सो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, it is an important question. You must remember this fact. Okay, you must remember this fact. It is a very important question. What would be the right answer? So right answer here will be सेज व्यास। ऋषि व्यास को माना जाता है कि इन्होंने कंपाइल की थी बोथ को, ठीक है, महाभारता को भी और पुराना को भी, ठीक है, महाभारता और पुराना दोनों को। क्लियर है? सो देखिए क्वेश्चन जो है आपके सीजीएल में आप देख रहे हैं
काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जा रहा है, और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू वर्क रियली हार्ड। आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। मल्टीपल टाइम रिविज़न इज़ द की। Again and again, I reiterate this sentence that multiple time revision is the key to qualify in SSC examinations. अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं, यकीन मानिए एज ए शिक्षक मुझे पता है, मैंने अपने तजुर्बा से देखा है कि किस तरह के विद्यार्थी सिलेक्ट हो रहे हैं। अगर आप एवरेज भी स्टूडेंट हैं, बिलो एवरेज भी स्टूडेंट हैं आप, ठीक है, मतलब अच्छे से परफॉर्म भी नहीं कर पाए, तो भी बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर जाएं। केवल भटकाव से दूर और 6 महीने कंसंट्रेशन के साथ आपको बुक्स पढ़नी है। पिनाकल की सारी बेहतरीन बुक्स आपके पास अवेलेबल है, बहुत वाजिब रेट में बुक्स होती हैं। बुक मंगाइए, घर पे बैठ के वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है। इन सारे चीज़ों का सदुपयोग करके आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। ये मेरा वादा है आपको। बस आपको पढ़ना पड़ेगा 6 महीने बहुत मन लगा के, बहुत हाई डिग्री ऑफ कॉन्सेंट्रेशन से। जितने भी डिविएशन हैं, भटकाव हैं, उनसे दूर रह के आपको अपने पढ़ाई पे ध्यान देना हो, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं। क्योंकि जो क्वेश्चंस का पैटर्न हम देख रहे हैं, इट इज़ ऑफ ए क्लास, अच्छे लेवल का है, पीसीएस लेवल का एटलीस्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सो ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आपका जो लेवल है वो भी उस लेवल का होना चाहिए, साथ साथ आपका जो बिहेवियर है वो भी उस लेवल के अधिकारी के जैसा होना चाहिए, तभी जाके आप यहाँ पहुँच पाएंगे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिफोर यू ज्वाइन अ सर्विस, try to internalize yourself that you have become a public servant, you have become an inspector, you have become an ASO in the Ministry of Finance। ठीक है, इस तरह का बिहेवियर अगर आएगा, ऑब्वियस सी बात है, सीरियसनेस आपके अंदर अपने आप आ जाएगी। इसलिए इस ढंग से अपने आप को रखना है, सोचना है, तैयारी करनी है कि एग्ज़ाम जो है आपका निश्चित क्लियर हो जाए। ठीक है, क्लियर हो गया इसका आंसर? वे सेज व्यास। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Okay. So, which of the following was known as an organization of merchants in the inscriptions of Pallavas? ठीक है, सो पल्लवों के जो शिलालेख हैं उनमें से निम्नलिखित में से किसे व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है? ठीक है, व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता है। ठीक है, सो पल्लव्स के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बताइए। पहला है नगरम, संगठन, उर और सभा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सो पल्लव्स के टाइम का पूछा जा रहा है क्वेश्चन, व्यापारियों का जो संगठन होता था उसको किस नाम से जाना जाता था? व्यापारियों के संगठन को किस नाम से जाना जाता था? सो पल्लव के जो फाउंडर थे, क्या नाम था? सिम्हा विष्णु। सिम्हा विष्णु, ठीक है, ये कौन थे? ये फाउंडर थे पल्लव्स के। और पल्लव का जो कैपिटल था वो कहाँ था? कैपिटल कहाँ था? कैपिटल था कांचीपुरम। कांचीपुरम। कांचीपुरम, ठीक है, कैपिटल कहाँ था? कांचीपुरम। क्या आंसर हो जाएगा? व्यापारियों के संगठन के रूप में जाना जाता था, उसका क्या नाम था? उसका नाम था नगरम। ठीक है, उसका नाम था नगरम। क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय आर्यभट्ट? ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज रिटन बाय आर्यभट्ट? ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक आर्यभट्ट द्वारा लिखी गई थी? निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक जो है आर्यभट्ट के द्वारा लिखी गई थी? धातु पाठ, आर्यभट्टियम, नाट्यशास्त्र, रोमक सिद्धांत। 4 काफ़ी खूबसूरत बुक हैं। ठीक है, सो आर्यभट्ट के द्वारा लिखी हुई पुस्तक कौन सी है ये आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक हैज़ बीन रिटन बाय आर्यभट्ट? धातु पाठ, आर्यभट्टियम, नाट्यशास्त्र। आर्यभट्टियम, नाट्यशास्त्र और रोमक सिद्धांत। नाट्यशास्त्र आप जानते हैं रिटन बाय भारत मुनि,
अ बेस ऑफ भारतनाट्यम क्लासिकल डांस। आपको मैंने नाट्य शास्त्र के बारे में कई दफ़ा पढ़ाया है कि नाट्य शास्त्र को चौथा वेद भी कहते हैं। सो ये तो आंसर नहीं होगा, ये आर्यभट्ट ने नहीं लिखा है। सो आपके पास 3 बच गया। और लेट्स कम बैक टू द राइट आंसर। राइट आंसर क्या है? आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है आर्यभट्टियम। ठीक है, आर्यभट्टियम, आर्यभट्ट के द्वारा लिखा गया है आर्यभट्टियम। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। ठीक है, ओके। सो हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी? कण्व वंश के संस्थापक कौन थे? कण्व जो वंश है उसके संस्थापक कौन थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ कानवा डायनेस्टी? सो नारायण, सुशर्मन, वासुदेव और देवभूमि। ओके, कण्व वंश के जो संस्थापक थे वो कौन थे? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और आपको ऐसे प्रश्नों को बहुत अच्छे ढंग से याद करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं लगातार ऐसे टॉपिक्स पे आते रहते हैं। खास करके जो वंश वाले हैं, जो डायनेस्टी वाले हैं, उस पे तो प्रश्न जरूर आते हैं। ठीक है, खास करके जो फाउंडर वगैरह हैं, ठीक है, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये फाउंडर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फाउंडर किसके कौन है, ये बहुत ज़रूरी है। नारायण, सुशर्मन, वासुदेव और देवभूमि, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसका वासुदेव। ठीक है, वासुदेव। प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। ठीक है, इट इज़ अ प्योर फैक्चुअल क्वेश्चन। यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करना पड़ेगा, कोई विकल्प है नहीं। सो क्यों ना इसको जल्दी जल्दी याद करके इसको साइड कर देते हैं। याद करना है एक पेज पे, अगर आपको याद नहीं होता है तो एक टेबल बना के उसको याद कर ले। वो ऐसे भी नहीं होता है तो लेक्चर्स जो इतने भी आपको मिले हैं, यूट्यूब पे भी बहुत सारे लेक्चर्स से पढ़े हुए हैं, उसको बार बार देखिए, उससे भी चीज़ें आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएंगी। अल्टीमेटली पर्पस क्या है? अल्टीमेटली पर्पस है एग्ज़ाम क्वालिफाई करना। ओके, सो मेन टारगेट इज़ टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम, जिस पे हम लोग कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। ओके, लेट्स कॉन्सेंट्रेट टू क्वालिफाई द एग्ज़ाम एट एनी कॉस्ट। जैसे भी हो एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, उसके लिए आपको मेमोराइज करना पड़े, रिवीजन करना पड़े, टेस्ट देना पड़े, बुक्स पढ़ना पड़े, वीडियो लेक्चर देखना पड़े, जो भी करना पड़े आपको करना चाहिए। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप कर भी रहे होंगे। ओके, so the rulers of which of the following dynasties built the Khajuraho temple between 950 to 150 AD in central India? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण करवाया था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासकों ने मध्य भारत में 950 से लेके 1050 एडी के बीच खजुराहो के मंदिरों का निर्माण कराया था? तो खजुराहो के टेम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, खजुराहो के टेम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने निर्माण करवाया था? गुर्जर प्रतिहार वंश ने। ठीक है, ऑप्शन दिए यहाँ आपके पास, गुर्जर प्रतिहार वंश, राष्ट्रकूट वंश, पाल वंश और चंडेल वंश। ठीक है, सो कोई भी ऐसा मोन्यूमेंट्स है जो बहुत इम्पॉर्टेंट हो, काफ़ी हिस्ट्री के नज़र से देखें तो काफ़ी न्यूज में रहा हो, ऐसे विषयों पे प्रश्न बनना लाजमी है। और बार बार ऐसे टॉपिक पे हम जो प्रश्न हैं वो देखते रहते हैं। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू हैव a very good understanding about all these topics so that you can answer them smoothly inside the examination hall. Okay, so let's concentrate on the board and आपको यहाँ पे आंसर करना है कि खजुराहो मंदिर किसने बनवाया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ओके, वेरी सिंपल क्वेश्चन। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अच्छा, है कहाँ यहाँ पे? ये है छतरपुर डिस्ट्रिक्ट में। छतरपुर डिस्ट्रिक्ट कहाँ पे है ये? इट इज़ इन
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहाँ है ये? इट इज इन मध्य प्रदेश। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रही चीजें? सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है चंडेल डायनेस्टी। ओके, so the Kadamba dynasty was an ancient royal dynasty of modern India. So कदम्ब राजवंश आधुनिक समय के कहाँ का एक प्राचीन शाही राजवंश था। मतलब मॉडर्न टाइम में देखेंगे इसको तो किस जगह पे स्थित था आपका कदम्ब राजवंश। मॉडर्न टाइम में देखेंगे तो कदम्ब राजवंश जो है वो कहाँ पे स्थित था ये आपको बताना है। उड़ीसा, केरला, बिहार, कर्नाटका, 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। आपको बताना है एग्जैक्टली कि कदम राजवंश जो है आधुनिक काल का कौन सा राज्य है जहां पे स्थित था। ठीक है, कौन सा राज्य था जहां स्थित था। इसके फाउंडर कौन थे? फाउंडर जानना सबकी जरूरी है, जितने भी वंश है सबके फाउंडर हमें पता होना चाहिए, उससे क्वेश्चन आता है। इसके फाउंडर थे मयूर वर्मा। मयूर वर्मा। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मॉडर्न टाइम में बात करें इट वाज इन कर्नाटका। ठीक है, राइट आंसर इज कर्नाटका। ठीक है, सो मॉडर्न टाइम कर्नाटका में प्राचीन समय में क्या था? कदम राजवंश जो था एक शाही राजवंश था। अभी के समय बात करें तो ये कर्नाटका में उस समय मौजूद था। ठीक है, फाउंडर कौन थे? मयूर वर्मा। क्लियर? ओके, so the tripartite struggle, also known as Kannauj Triangle Wars, okay, took place in 8th and 9th century. Took place in 8th and 9th century. नाम था ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल और या कन्नौज ट्रायंगल। ठीक है, बिटवीन विच ऑफ दिस 3 ग्रेट इंडियन डायनेस्टी, विच ऑफ द फॉलोइंग 3 ग्रेट इंडियन डायनेस्टीज। ठीक है, सो त्रिपक्षीय संघर्ष जिससे कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता था। कन्नौज ट्रायंगल वार के रूप में भी जाना जाता है। 8वीं और 9वीं शताब्दी में इन 3 महान भारतीय राजवंशों में से के बीच हुआ था। ओके, सो बेसिकली एक जंग के बारे में आपको बताया गया। इसको क्या कहते थे? ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल कहते थे। और इसका एक और नाम था कन्नौज ट्रायंगल वार। ट्रायंगल मतलब 3 जो राजवंश थे इसमें इन्वॉल्व थे, तीनों के बीच में जंग छिड़ी हुई थी। वो तीनों राजवंश कौन थे उसको आपको आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस आपके बोर्ड पे आपके सामने है। सो परमार्स, चौहान्स और गाहदलवास, पलास, प्रतिहार्स एंड राजकुटास, पांड्यास, प्रतिहार्स एंड राजकुटास और चोलास, प्रतिहार्स एंड राजकुटास। ओके, सो 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। परमार, चौहान, गढ़वाल, पाल, प्रतिहार, राजपूत, पांड्य, प्रतिहार और राजपूत, चोल, प्रतिहार और राजकुश। चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं। आपको बताना है कि व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जाम्स में इस क्वेश्चन को आई हैव सीन कि आपसे पूछा गया है। सो यू हैव टू क्लियर योर माइंड सेट रिगार्डिंग these questions. ओके, क्या आंसर हो जाएगा? सो पाल वंश थे, प्रतिहार वंश थे और राजकुटास वंश थे। क्या हो जाएगा? पाल, प्रतिहार्स एंड राजकुटास। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बी। सो ये तीनों इन्वॉल्व थे आपके त्रिपक्षीय संघर्ष में। ठीक है, त्रिपक्षीय संघर्ष में। ओके, साउदर्न साइड के वंश थे ये लोग सारे, जो आप देखेंगे डायनेस्टीज साउदर्न इंडिया की तरफ जो थे ये सारे वंश थे। ओके,
सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड अमोघवर्ष राइट कवि राजमार्ग? कवि राजमार्ग, ओके। सो इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड अमोघवर्षा राइट कवि राजमार्ग? निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघवर्ष ने कवि राजमार्ग की रचना की थी? इन विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज डिड अमोघवर्षा राइट कवि राजमार्ग? निम्नलिखित में से किस भाषा में अमोघवर्ष जो है उसको कवि राजमार्ग ने रचना की थी? कवि राजमार्ग की रचना की थी। वो भाषा कौन सी थी जिसमें अमोघवर्ष ने इसको लिखा था? ये भाषा थी आपकी कौन सी? कन्नड़। ओके, कौन सी लैंग्वेज थी? लैंग्वेज थी कन्नड़। सो कोई भी ऐसी बुक है जो इम्पोर्टेंट है उसको किस भाषा में लिखा गया है? ये सारे फैक्ट्स फिगर्स आप देख रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है। दे एक्सपेक्ट यू टू हैव अ गुड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द फैक्ट्स एंड फिगर्स, स्पेशली दोज विच आर हिस्टोरिकली वेरी इंपॉर्टेंट। इतिहास के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण तथ्य और सार हैं उनके बारे में एग्जैक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत स्पेसिफिक पूछा जा रहा है। स्पेसिफिक का तात्पर्य है कि कोई एक बुक है उसकी लैंग्वेज कौन सी है। इस तरह के प्रश्न जो हैं बहुत स्पेसिफिक प्रश्न होते हैं, और इसके बारे में एग्जैक्ट अगर आपको नॉलेज नहीं होगी तो देयर इज़ अ ग्रेटर चांस दैट यू विल मिस्टेक दिस क्वेश्चंस। मिस्टेक होगा और क्या हो सकता है? निगेटिव मार्किंग होगी तो निगेटिव मार्किंग भी हो सकता है वैसे एग्जाम में उसमें आप अपेयर हो रहे हैं, नहीं तो 1 मार्क्स तो आपको चला ही जाएगा। ओके, सो बहुत ध्यान से ऐसे प्रश्नों को कवर करना है। यहाँ पे डेफिनेटली आपको पिनाकल की जो बुक्स है वो आपको हेल्प करेगी, पिनाकल की जो वीडियो लेक्चर्स हैं वो आपको हेल्प करेगी। कंटिन्यूसली आपको मैं हमेशा गाइड करते रहता हूँ, समझाता रहता हूँ, और आप इस चीज़ों से समझ पाते हैं कि किस तरह के प्रश्न जो है एग्ज़ाम में आएंगे और कैसे उनको सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, so which king of the Pala dynasty defeated Indrayudh and made Chakrayudh as the ruler of Kannauj? ओके, काफ़ी अच्छा प्रश्न पूछा गया आपसे। क्या है आंसर? क्या प्रश्न है कि पाल वंश के किस राजा ने इंद्रधनुष को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था? ठीक है, सो पाल वंश के एक राजा थे, उन्होंने किसको? इंद्र युद्ध को हराकर चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था। ठीक है, 4 ऑप्शन आपके सामने है, धर्मपाल, महेंद्रपाल, देवपाल, गोपाल। गोपाल आप जानते हैं पाला वंश के फाउंडर हैं, फाउंडर पाला वंश। Okay, so what would be the right answer of this question? काफ़ी अच्छा प्रश्न है ये, और यू मस्ट नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आंसर हो जाएगा? सो पाल वंश के किस राजा ने, क्या नाम था? नाम था उनका धर्मपाल। ओके, सो धर्मपाल ने क्या किया था? धर्मपाल ने इंद्रयुद्ध को हराया था और चक्रयुद्ध को कन्नौज का शासक बनाया था। ठीक है, सो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा धर्मपाल। ठीक है, पाल वंश के फाउंडर का क्या नाम था? गोपाल। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन आता है कि पाल वंश गोपाल। ठीक है, गोपाल। ठीक है, तो गोपाल जो है पाल वंश के फाउंडर है। ओके, ओके, सो नोटेड सिंगर तानसेन। तानसेन के बारे में हमने काफ़ी प्रश्न देखे हैं इतिहास की अगर हम बात करें तो। सो नोटेड सिंगर तानसेन हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी, कब रहे थे ये? 16वीं शताब्दी में। हु लिव्ड इन 16th सेंचुरी वाज द डिसाइपल ऑफ विच सेंट? ठीक है, 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक, 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस संत के शिष्य थे? 16वीं शताब्दी के प्रख्यात गायक तानसेन किस
संत के शिष्य थे? किस संत के शिष्य थे? हरिदास, सूरदास, कबीरदास और तुलसीदास। हरिदास, सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास। क्या आंसर हो जाएगा? व्हाट वुड बी द राइट आंसर? सो ये सब काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं और जो भी फिगर जो बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट हैं, उनके बारे में प्रश्न जो है आपको देखने को मिलेगा। उसके लिए आपको बिल्कुल तैयार रहना चाहिए। ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स फिगर है। आंसर हो जाएगा हरिदास। ओके, हरिदास विल बी द राइट आंसर हियर। ओके, ओके। सो मैन्युस्क्रिप्ट वर यूजुअली रिटन ऑन, ओके। सो पांडुलिपियाँ, क्या होती है पांडुलिपियाँ? पांडुलिपियाँ हाथ से लिखी गई टेक्स्ट होती हैं जो अलग अलग चीज़ों पे लिखी जा सकती हैं, ठीक है। हाथ से लिखी गई, एक नक्काशी करके लिखी गई चीज़ें हैं जो कहीं भी लिखी जाती है। और पहले के समय जो पेपर नहीं हुआ करता था तो इसको वैसे बेस पे लिखा जाता था जहाँ पे लंबे समय तक ये चीज़ें टिक सके। ओके, सो पांडुलिपियाँ आमतौर पर लिखी जाती थीं किस पे? मार्बल पे, पाम लीव्स पे, तुलसी लीव्स पे, आयरन पे। देखिए यहाँ पे हो सकता है कि ये आयरन पे भी लिखी जाती हो, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है? आमतौर पे, मतलब यूजुअली। इस यूजुअली का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली का इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यूजुअली का तात्पर्य ये हुआ कि जनरली जो है ये इसी पे लिखी जाती होंगी। ये यूजुअली का मतलब हुआ, तो इसको ध्यान देना है आपको, तभी जाके सही सटीक उत्तर पर आप पहुंच पाएंगे। आपने सुना भी होगा जो मैन्युस्क्रिप्ट्स थी पहले की, वो जनरली जो है वो पाम लीव्स पे लिखी जाती थी। कहाँ? पाम लीव्स पे। तार का जो पत्ता था उसके ऊपर लिखा जाता। आप देखते थे रोल करके जो मैसेज लेके जाते थे, जो संदेश वाहक होते थे, और उसको खोल के सुनाते थे। वो क्या था? वो पाम लीव्स हुआ करता था, ठीक है। वो तार का पत्ता हुआ करता था, ठीक है। ओके, ओके। So Mukteswar temple is a 10th century Hindu temple dedicated to Shiva located in। मुक्तेश्वर मंदिर 10वीं शताब्दी का हिंदू मंदिर है जो शिव को समर्पित है। मैंने कहा था ना आपको कि बहुत सारे मंदिर हैं जिनके बारे में यही प्रश्न आता है कि किस भगवान, किस देवी देवताओं को ये समर्पित था, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बताया जा रहा है? यहाँ पे क्वेश्चन में आपको नाम बताया जा रहा है, वहाँ बताया जा रहा है कि कौन सी मंदिर थी। ये मुक्तेश्वर मंदिर थी। आपको साथ साथ ये भी बताया गया कि ये 10वीं शताब्दी की मंदिर थी, हिंदू मंदिर था और वो शिव भगवान को समर्पित था, ठीक है। पूछा क्या जा रहा है कि कहाँ पे स्थित है ये, ठीक है। कहाँ पे स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात। असम, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा? कहाँ पे है ये मंदिर, ये आपको बताना है। वेयर एग्जैक्टली दिस टेम्पल इज? वेयर एग्जैक्टली this temple is? What would be the right answer? Right answer will be उड़ीसा। उड़ीसा में भी बात करें तो ये मंदिर जो है कहाँ पे है? भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर में, ठीक है। ये मंदिर कहाँ? उड़ीसा में, भुवनेश्वर में। क्लियर? Okay, so which of the following is not a Buddhist architectural marble? So नोट पे ध्यान देना है बेटा आपको। नोट के चक्कर में आपका मार्क्स जा सकता है, इसलिए नोट पूछ रहा है, ठीक है। नॉट अ बुद्धिस्ट आर्किटेक्चरल मार्बल ऑफ इंडिया। सो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? विच ऑफ इज नॉट पूछ रहा है, मतलब विच ऑफ देम नहीं पूछ रहा है कि कौन है, पूछ रहा है कौन नहीं है, ठीक है। विच ऑफ देम मतलब निम्नलिखित में से कौन भारत का बौद्ध वास्तुकला का चमत्कार नहीं है। ओके, नहीं आपको पता करना है, ठीक है। ये वर्ड बहुत ध्यान देना है आपको, ठीक है। पहला क्या है? पहला है पतालेश्वर गुफाएं, दूसरा है सांची स्तूप, तीसरा है भरहुत स्तूप और चौथा है अजंता की गुफाएं। ओके, सो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। इट्स सच एन स्टैंडर्ड क्वेश्चन विच मस्ट बी मेमोराइज्ड। बहुत ही क्वेश्चन है। क्या आंसर होगा बताइए? व्हाट वुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन?
What would be the right answer of this question? सो सांची स्तूप, अजंता स्तूप आपने सुना होगा, बिल्कुल ये है बुद्धिस्ट स्तूप, हमने पढ़ा भी है। सो अब क्या बचा, बरहुत और पतालेश्वर, ये नाम सुना है कभी? गुफाएं, जब भी आपने बौद्धिस्ट स्तूप पढ़ा तो क्या पतालेश्वर गुफाएं का नाम सुना? बिल्कुल नहीं सुना, ये कभी नहीं सुना। आंसर क्या हो जाएगा? पतालेश्वर की। सो आप देखेंगे कई बार आपको इंट्यूशन से भी आपके आंसर्स निकल के आते हैं। अगर आपने पहले बैकग्राउंड में कुछ अच्छी स्टडी की होगी, काफ़ी मेहनत किया होगा, तो एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आपको वो आंसर पता चलेगा जो आंसर उसका होगा या नहीं होगा। एग्जैक्टली माइंड आपको मैसेज देता है कि दिस इज एग्जैक्टली यू आर लुकिंग फॉर, यही आंसर इसका। तो पहले बार में जो माइंड में मैसेज आए उस पर आपको डेलिब्रेट करना चाहिए। बार बार स्विच करेंगे आंसर पे, ऑप्शंस पे, तो वो क्वेश्चंस आपका खराब हो सकता है। इसलिए जब भी क्वेश्चन पढ़े, एग्जैक्ट माइंड में पहला जो मैसेज आए कि ये आंसर हो सकता है, पॉसिबिलिटीज है, उसको आप डेलिब्रेट करें, वो आंसर होने के काफ़ी चांसेस होते हैं। ओके ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Which famous Rajputa's king built the rock cut temple of Kailash at Ellore? किस प्रसिद्ध राजपूत राजा ने एल्लोर में कैलाश के रॉक कट मंदिर बनवाया था? किस प्रसिद्ध राजपूत राजा ने एल्लोर में कैलाश के रॉक कट मंदिर बनवाया था? ठीक है, क्या बनाया था? रॉक कट टेम्पल बनवाया था। कौन से वो राजा थे? भोज, गोविंद तीन, ठीक है, भोज, गोविंदन, राजपूतास किंग कृष्णा वन और जयचंद। ठीक है, जयचंद। क्या हो जाएगा राइट आंसर? इसका जो राइट आंसर है वो है राजपूता राजा कृष्ण प्रथम, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सो राजपूता जो किंग थे कृष्णा वन, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने रॉक कट टेम्पल कैलाश का जो था वो बनाया था, कहाँ पे? एल्लोर में। ठीक है, रॉक कट टेम्पल जो एल्लोर का है वो किसके द्वारा बनवाया गया? ये बनवाया गया राजपूता किंग कृष्णा वन के द्वारा। ओके, क्वीन रुद्रामादेवी बिलोंग टू विच डायनेस्टी ऑफ इंडिया? रानी रुद्रामादेवी भारत के किस वंश की थी? रुद्रामादेवी भारत के किस वंश की थी? चोला वंश, ककाटिया, चालुक्य और चेर। ठीक है, सो क्वीन रुद्रामादेवी ये किस वंश को बिलोंग करती थी? इनका जो ताल्लुक था वो किस डायनेस्टी से था, ये आपको बताना है। चोल, ककाटिया, चालुक्य, चेर। ठीक है, सो कई बार जो इंपॉर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं उनका संबंध किस वंश से है, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं और इसके बारे में भी सटीक जानकारी आपके पास होनी चाहिए। ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, सो इसके बारे में आपको सही और सटीक नॉलेज होना बहुत जरूरी। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? ककातिया वंश। ठीक है, ककातिया वंश। ककातिया वंश से संबंध था रानी रुद्रामणि देवी का। ठीक है, रानी रुद्रामणि देवी का। सो वॉज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी इन एंशिएंट इंडिया। सो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। चार ऑप्शन आपके सामने हैं। सो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था। त्रामलिप्त, श्रावस्ती, अहिछत्र और चंपा। चार ऑप्शन हैं, आपको बताना है बंदरगाह शहर जो था प्राचीन काल का निम्नलिखित में से कौन था। ठीक है, निम्नलिखित में से प्राचीन शहर जो बंदरगाह शहर था वो कौन सा था? यस, so it was also the capital of सुहमा किंगडम। एक सुहमा किंगडम था, उसका ये कैपिटल हुआ करता था। सुहमा किंगडम कहाँ था? एंशिएंट प्राचीन बंगाल की बात करेंगे तो वहाँ पे आपको सुहमा किंगडम के बारे में जानने को मिलेगा। और ये बंदरगाह के साथ साथ क्या था? जो सुहमा किंगडम था उसका कैपिटल भी था। क्या नाम था इसका? इसका नाम था ताम्रलिप्त।
ताम्र लिप्त। ओके, ताम्र लिप्त। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ताम्र लिप्त। Which of the following was a fishing colony that was used as a port for trading with the Romans and Greco-Romans in ancient India? ठीक है, which of the following was a fishing colony? Fishing colony that was used as a port, for trading with the Romans and the Greco-Romans in the ancient India. ठीक है, क्लियर। निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में किया जाता था। लोथल, बदामी, अरिकामेंडू और तुला पुरुषंदन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी मैं कहूँगा काफ़ी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन भी है। बहुत सारे फैक्ट्स फिगर एक साथ दिए गए हैं और उसमें से आपको आंसर बताना है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन एक मछली पकड़ने का उपनिवेश था जिसका उपयोग प्राचीन भारत में रोमनों और ग्रीक रोमनों के साथ व्यापार करने के लिए एक बंदरगाह के रूप में हुआ करता था? ठीक है, बंदरगाह के रूप में हुआ करता था। सो यहाँ पे कुछ चीज़ें आपको पता चल जाएंगी, जैसे लोथाल आप जानते हैं, ये भी एक बंदरगाह है, इट इज़ इन गुजरात, और इस पे भी कई बार दफ़ा हमने क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? फिशिंग कॉलोनी थी। ठीक है, और पोर्ट फॉर ट्रेडिंग विथ रोमन के साथ ट्रेड करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। क्या नाम था इसका? अरिकामेडू। ओके, अरिकामेडू। ध्यान से पढ़ेंगे तो चीज़ें याद रहेंगी, क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एसएससी की आई एम रियली थैंकफुल टू एसएससी एंड टीसीएस कि वो क्वेश्चंस अपने रिपीट करते हैं, और हमने कोशिश ये की है अपने बुक्स में, अपने वीडियो कोर्सेस में, कि आपको एग्जैक्ट जो तरीका है वो बताया जाए। वीडियो कोर्स हमारा मोर डेडिकेटेड टुवर्ड्स स्ट्रैटेजी। आपको हर एक लेक्चर में कुछ ना कुछ स्ट्रैटेजी देखने को मिलती है, आपको समझ आता है कि किस तरह के प्रश्न जो है हमें कैसे करने हैं, और बुक में जो डिटेल सॉल्यूशंस आप देखते हैं तो उसमें आपको एग्जैक्टली बहुत सारे फैक्ट्स फिगर मिलेंगे एक जगह पे, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसलिए पिनाकल की बुक्स और वीडियो कोर्स एक दूसरे से जब आप सब्स्टिट्यूट करेंगे तो डेफिनेटली इट विल बिकम अ ग्रेट कॉम्बिनेशन एंड दैट विल हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशन। ओके, सो अरिकामेडू इज द राइट आंसर। ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो द मेसोपोटामियंस wrote on tables मेड ऑफ। ओके, सो मेसोपोटामियम के लोग जो थे किससे बनी तख्तियों पर लिखते थे? मेसोपोटामियम के जो लोग थे वो किस चीज़ से बनी जो तख्ती थी उस पर लिखा करते थे? किस चीज़ की बनी जो तख्ती थी वो लिखा करते थे? सो मिट्टी, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और स्लेट। मेसोपोटामिया के जो लोग थे वो किस चीज़ की बनी तख्तियों पे लिखा करते थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? वो क्ले, मिट्टी की बनी हुई जो तख्ती थे उस पे लिखा करते थे। ठीक है, कहाँ? मेसोपोटामिया के लोग। ठीक है, मेसोपोटामियंस। क्लियर? कितना सिंपल क्वेश्चन है। ओके ओके, so who among the following was a contributor to the subject of medicine in ancient India? मेडिसिन इन एंशिएंट इंडिया। क्या प्रश्न कह रहा है? प्रश्न है बहुत सिंपल, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता था? निम्नलिखित में से कौन प्राचीन भारत में चिकित्सा के विषय में योगदान करता था? हर्ष, भास, चरक और पन्ननी। क्या आंसर हो जाएगा? सो
दिस पर्सन वॉज ऑथोरिटी, एंशियंट ऑथोरिटी इन आयुर्वेदा। एंशियंट ऑथोरिटी इन आयुर्वेदा, एंशियंट अथॉरिटी इन आयुर्वेदा। ओके, क्या नाम है इनका? इनका नाम था चरक। ठीक है, आपने इनकी एक बुक सुनी होगी, चरक संहिता। ठीक है, सुनी होगी। और ये जो थे प्राचीन काल में आयुर्वेदा के क्षेत्र में एक बेसिकली इनकी जो अथॉरिटी थी वो अनक्वेश्चनेबल थी, और मेडिसिन के क्षेत्र में इनकी जो नॉलेज थी उसका इस्तेमाल जो है एंशिएंट काल में बहुत लार्ज स्केल पर हुआ करता था। और ये प्राचीन भारत के एक मेडिसिन के क्षेत्र में जाने माने चेहरे हैं चरक। ओके, सो ये याद रखना है। इनकी बुक अगर आप याद कर सकते हैं, याद रखिएगा, चरक संहिता इनकी बुक है, चरक संहिता, चरक संहिता। ओके ओके, so who among the following was an ancient Indian mathematician and astronomers? निम्नलिखित में से कौन एक प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद है? प्राचीन भारतीय गणितज्ञ और खगोलविद थे। ठीक है, who among the following was an ancient Indian mathematician and astronomers? अमारानंद, नागार्जुन, वराही मिहिर और बाणभट्ट। चार ऑप्शंस आपके सामने हैं, क्या हो जाएगा राइट आंसर आपको बताना है। एंशिएंट इंडियन मैथमेटिशियन मतलब प्राचीन भारत के गणितज्ञ और खगोलविद रहे हैं। क्या हो जाएगा आंसर? आमलानंद, नागार्जुन, वराहिमिहिर और बाणभट्ट। ठीक है, बाणभट्ट। सो प्राचीन भारत की बात करें तो उस समय गणित और खगोलविद में इनका इंटरेस्ट था, काफ़ी नॉलेज थी, और जिसके कारण ये काफ़ी प्रचलित भी हुए। इनको उसके बारे में जो खगोलविद है या जो गणित है उसके बारे में बहुत डीप नॉलेज था इनको। क्या नाम था इनका? इनका नाम था वराह मिहिर, वराह मिहिर, वराह मिहिर। ओके, क्लियर? नाम था इनका वराह मिहिर। Okay, which place had a water harvesting system channeling the flood water of the Ganga river in the 1st century BC? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाला जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? Which place had a water harvesting system? Had a water harvesting system channeling the flood water of the Ganga river in the 1st century BC? पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। ठीक है, समय की बात पहले करते हैं, समय को ध्यान में रखते हैं। कब की बात हो रही है? बात हो रही है पहली शताब्दी ईसा पूर्व में। गंगा नदी के बाढ़ के पानी को प्रभावित करने वाली जल संचयन जो प्रणाली थी वो किस स्थान पर थी? ठीक है, किस स्थान पर थी? ओके, सो कानपुर, गोरखपुर, मिर्जापुर और रिंगवेरपुर, श्री रिंगवेरपुर। ओके, क्या आंसर हो जाएगा? क्वेश्चन समझ गए आप लोग? क्या क्वेश्चन कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहली शताब्दी ईसा पूर्व में, बहुत पहले की बात है, 1st सेंचुरी बीसी की बात है। ठीक है, और यहाँ पे क्या था? एक वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम था जो कि चैनलाइजिंग द फ्लड वाटर ऑफ गंगा रिवर। सो गंगा वाटर, जो गंगा रिवर में जो फ्लड वाटर था उसको चैनलाइज करके वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। ठीक है, वाटर को हार्वेस्ट किया जाता था। कहाँ पे था? ये था श्रीरंगवेरपुर, श्रीरंगवेरपुर में। ठीक है, श्रीरंगवेरपुर में। क्लियर? ओके, सो विच स्टेट ऑफ इंडिया वॉज रूल्ड बाई निगोथुजा डायनेस्टी? कौन सी डायनेस्टी थी? निंगथौजा, निंगथौजा डायनेस्टी। ठीक है, भारत के किस राज्य में निंगथौजा वंश का शासन था? अब निंगथौजा वंश आप सुनेंगे तो आपको एक चीज समझ में आ जाएगा कि ये मोस्ट प्रोबेबली जो है ये नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता है।
नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करता था। इस बेसिस पे आप जो है गेस कर सकते हैं। निंगथौजा जो नाम है, आप देखिए जो हमारा भारत का जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है वहाँ की जो कम्युनिटीज़ हैं उनकी लैंग्वेज से मैच करता हुआ जो है आपको ये समझ में आएगा निंगथौजा। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट हरियाणा और गुजरात हम लोग इजली एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, हरियाणा और गुजरात जो है इजली एलिमिनेट कर सकते हैं। और यहाँ पे हमें आंसर चूज करने के लिए क्या बच गया, मणिपुर और आसाम। मणिपुर और आसाम, यहाँ से अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो यू कैन गो विथ अ गेस एंड यू विल गेट द आंसर। आंसर विल बी मणिपुर। ठीक है, क्या आंसर है, आंसर है इसका मणिपुर। ठीक है, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। सो आज के 25 प्रश्न यहीं पे समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है आपने लेक्चर एंजॉय किए होंगे, आपको कुछ बेहतरीन फैक्ट्स एंड फिगर आज आपको देखने को मिला होगा और आपकी तैयारी जो है इससे थोड़ी सी सरल तो ज़रूर हो जाएगी। ठीक है, इसी ढंग से पढ़ाई करते रहना है। लेक्चर्स के साथ साथ बुक्स को ज़रूर सप्लीमेंट कीजिएगा। बुक्स के जो डिटेल सॉल्यूशंस हैं उसको बहुत ध्यान से देखिएगा। पर्सनली मेरे द्वारा ऑब्जर्व किया गया है, मैंने बहुत ध्यान से चीज़ों को थोड़े से सिलसिलेवार ढंग से रखा है। पूरी टीम है, मल्टीपल टाइम रिसर्च करती है कि किस तरह के एक्सपेक्टेड प्रश्न हैं, किस ढंग से क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है, इन सारे पैटर्न को फॉलो किया जाता है बुक में। ऑब्वियस सी बात है, एक पैटर्न होता है क्वेश्चन पूछने का। टीचर देखता है कि अभी तक क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, अब ये पूछते हैं, उस चीज़ों को पता करने की कोशिश की गई है और उसके बाद जो है इस बुक को तैयार किया गया। मुझे उम्मीद है ये बुक आपको बहुत मदद करेगी। ये वीडियो कोर्सेस आपके एग्जाम में आपको बहुत हेल्प करेगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, लड़ते रहिए और इस बार जब तक जॉब ना हो शांत मत बैठिएगा, क्योंकि बहुत हुआ, अब उम्मीद जो है वो टूटेगी इससे पहले कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लें। at least for your parents, for your teachers, for all those well wishers who really want you to succeed in your examinations। ठीक है, तो उनके लिए जरूर एग्जाम क्वालिफाई कीजिए जो सही में चाहते हैं कि आप एग्जाम क्वालिफाई करें। ठीक है, थैंक यू सो मच, प्लीज़ टेक केयर, विल मीट वेरी सून इन आवर नेक्स्ट क्लास।